नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा में 101% सफलता दिलाने के लिए। तो आप सभी सहायक अध्यापक यहां पर एक ही बार में पास कर जाएं, इसके लिए हम इस चैनल पर आपके लिए यहां पर ढेरों सारे एनसीईआरटी का नोट्स, पीडीएफ, सारे टेक्स्ट बुक पर आधारित प्रश्न, जैक मॉडल पर आधारित प्रश्नों को यहां हमने तैयार कर दिया है। आप टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्नों को यहाँ पर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और यदि आपको केवल हिंदी का ही नोट्स केवल चाहिए तो आप यहाँ से 75 रुपये में परचेज कर सकते हैं। तो आपको हम बताते चले, यदि आपको सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा की तैयारी करना है तो मात्र 501 रुपये में आपको यहाँ पर तैयारी करवाई जा रही है, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। जब तक परीक्षा नहीं होगी उसमें सारे राज्यों के आए हुए प्रश्न पत्रों को भी हम लोग यहाँ पर कवर अप करते रहेंगे, देखते रहेंगे कि किस तरह के प्रश्न सारे राज्यों में आए हैं। तो अब हम आपको बता दें, यदि आपको आकलन परीक्षा में 101% सफलता प्राप्त करना है तो आप यहाँ पर 501 रुपये देकर के अभी कभी जुड़ेंगे, जिसमें आपको सारे राज्यों के हल प्रश्न पत्र होंगे, साथ में एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पाठ्यक्रम पर आधारित सारे विषयों का हल प्रश्न पत्र आपको बना दिया गया है। मेरा नमस्कार। तो जुड़ चुका हूं मैं यहाँ पर आप सभी शिक्षक बंधुओं के लिए आकलन परीक्षा में 101% आप सफल हो, उसकी तैयारी के लिए हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी भी यहाँ पर पेन और कॉपी लेकर के तैयारी डेली करते रहेंगे। तो चलिए, आज हम आपके लिए यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ आकलन परीक्षा जो हुई है, छत्तीसगढ़ में जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होती है, इसी तरह की आकलन परीक्षा होती है। तो वहाँ पर 2014 में जो हिंदी में प्रश्न आया था, उसके टॉप 15 क्वेश्चन यानी उसके 15 प्रश्न आज हम लेकर के आपके बीच उपस्थित हुए हैं। तो आप सभी को देखिए, हम यहाँ पर इसी तरह का इतनी अच्छी प्रैक्टिस आपको मैं करवा रहा हूँ कि आपको देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी का टोटल नोट्स पीडीएफ भी दे रहा हूँ, साथ में साथ विभिन्न राज्यों में जो परीक्षाएं हुई है उसके प्रश्न पत्र को भी दे रहा हूँ, सभी विषयों का। तो आप सभी देखिए, यहाँ पर जुड़ने में कभी भी कोताही नहीं बरतिएगा। अभी देखने के बाद आप जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर जो है आपके लिए आकलन परीक्षा के लिए 101% सफलता की गारंटी दी जा रही है। तो आप सभी जरूर पास करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अभी जुड़ जाएं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन है? शब्द है, व्यंजन है, स्वर है या वर्ण है? देखिए, ये प्रश्न आपके जेटेट में भी आए हुए थे। तो देखिए कहाँ से कहाँ प्रश्न आ रहे हैं, सारे प्रश्नों को यदि आप एक बार देख लेते हैं तो इसी तरह के प्रश्न लगभग आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। तो आप सभी जुड़ने का कोशिश कीजिए। तो देखिए, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है ना, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम लोग देखिए यहाँ पर करते हैं वर्ण। क्या कहते हैं उसको? वर्ण कहते हैं। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर अगला है आपका आया हुआ, वनवास में कौन सा समास है? ध्यान में रखिएगा, वनवास में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या बहुब्रीहि समास। ठीक है, ये 2000 किस में आया है? 14 में आया है। कहाँ पर आया है? छत्तीसगढ़ आकलन में आया है। बहुत लोग इससे पास करके छत्तीसगढ़ में इसी तरह से शिक्षक बनते हैं। वहाँ की नियमावली इसी तरह स्थायीकरण होती है। ठीक है, और यहाँ आपका भी ये जो परीक्षा हो जा रही है, ये भी आपका एक दिन स्थायीकरण का ही है ना, स्थायीकरण का ही रोल चल रहा है। इसलिए आप इसमें कभी चूकिएगा नहीं तो बहुत लोग चूक जाते हैं। ठीक है, इसलिए जो अपॉर्चुनिटी मिल रहा है उसको लीजिए और जुड़ करके पढ़ लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पहला है तत्पुरुष समास। क्या दिया है आपको? तत्पुरुष समास। तो क्या होगा? वनवास। सबसे पहले देखिए आप तोड़िएगा ना, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा? तोड़िएगा। तो वनवास का विग्रह करेंगे हम। क्या करेंगे? समास का विग्रह होता है। तो वन को वास, क्या हो जाएगा आपका? वन को वास। जो वन को वास कर गया उसको हम लोग कहेंगे वनवास। ठीक है, उसी को कहते हैं वनवास। ठीक है, अब देखिए आपको हम बता दें, अगर समास में आपको प्रॉब्लम है तो समास का सारा नोट्स और पीडीएफ आपको इस चैनल के मार्फत से बना दिया गया है और आप सभी को दे भी दिया गया है जो हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन जो अभी तक यहाँ पर जुड़ने से कोताही बरत रहे हैं उन्हीं का लाइफ देखिए खराब हो सकता है। ठीक है, इसलिए भगवान न करे, संजोग ना हो कि आपका लाइफ खराब हो, आप सभी ऐसे भी पास कर जाइए। लेकिन यहाँ पर देखिए एक बार आप देख लीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा ना कि आप 100% श्योर रहेंगे कि हमारा रिजल्ट हो रहा है। ठीक है, तो देखिए वन को वास। अब देखिए यहाँ पर आप एक चीज याद रखिएगा समास पकड़ने के लिए, को ना, ये कारक का चिन्ह है। ये क्या है आपका? कारक का चिन्ह है। ठीक है, कारक का चिन्ह है। तो जिसमें विग्रह करेंगे आप और कारक का चिन्ह आ रहा हो, विग्रह करने पर क्या आ रहा है?
कारक का चिन्ह आ रहा है तो उसको हम लोग जो है तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास। ठीक है, तो इसी तरह से होता है कर्ता तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। सभी तत्पुरुष को इसी तरह से भेद है। अगर भेद याद करना है तत्पुरुष का तो क्या होता है, जो कारक के भेद होते हैं वही तत्पुरुष के भी भेद होते हैं। ठीक है, तो करण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, कर्ता तत्पुरुष। तो आपको अब याद हो गया कि जिसमें विग्रह करेंगे और कर्ता चिन्ह आएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास कहेंगे। तो इसका आंसर होगा तत्पुरुष समास। ठीक है, चलिए अब देखिए द्विगु का भी नियम बहुत ही अच्छा से आपको हमने बताया है। द्विगु देखिए, द्यू और यहाँ पर क्या कर रहा है? गु। द्यू माने क्या होता है? दो। ये दो क्या है? संख्या है। दो क्या है? संख्या है। तो जिसमें विग्रह कीजिए और संख्यावाचक शब्द जैसे 2 आए, 3 आए, 4 आए तो ये सभी द्विगु में जाते हैं। एकदम दिमाग में ठोक लीजिए इसको कि जिसमें संख्यावाचक शब्द 2, 3, 4 ये सब आता है तो वो सभी द्विगु में जाते हैं। किस में जाते हैं? द्विगु में जाते हैं। लेकिन द्विगु के लिए एक यहाँ पर कंडीशन है कि 2, 3, 4, 5 होगा तो वो तो द्विगु होगा ही। लेकिन अगर इसका 2, 3, 4, 5 कहने के बाद भी यदि कुछ विशेष अर्थ निकल जाता हो तो वो बहुब्रीही चला जाएगा। दिमाग में रखना है, यानी संख्या वाला द्विगु भी हो सकता है और बहुब्रीही भी हो सकता है। बहुब्रीही कब हो सकता है? जब उसका विशेष अर्थ निकल रहा हो। ठीक है, जैसे अब आपको एक हम बात बता दें। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम बात करते हैं चौराहा। ठीक है, चौराहा किसकी बात करेंगे? चौराहा। चौराहा मतलब क्या हो गया? 4 राहों का समाहार। चौराहा क्या हो गया? 4 राहों का समाहार, यानी जहाँ 4 तरफ से रास्ताएं मिलती है। ये 4 क्या चीज है? संख्यावाचक है। तो ये किस में जाएगा? हमने बोला कि द्विगु माने संख्या, तो संख्या द्विगु 1, 2, 3 द्विगु, तो ये द्विगु में जाएगा। लेकिन यही एक और उदाहरण मैं देता हूँ, वो है आपका मान लीजिए त्रिनेत्र। क्या है? त्रिनेत्र। और एक है देखिए त्रिभुज। त्रिनेत्र और एक है त्रिभुज। त्रिनेत्र का मतलब क्या है? आप सभी जान रहे हैं। त्रिनेत्र का मतलब हो गया यहाँ पर 3 नेत्रों का समाहार। देखिए 3 नेत्रों का समाहार। और त्रिभुज का मतलब 3 भुजाओं का समाहार। ठीक है, तो देखिए 3 नेत्रों का समाहार त्रिनेत्र, इसको आप कह सकते हैं कि द्विगु है, इसको भी आप कह सकते हैं द्विगु है। लेकिन त्रिनेत्र द्विगु नहीं है। ये किस में जाएगा? ये बहुब्रीही में जाएगा। क्योंकि त्रिनेत्र किसको कहते हैं? शंकर भगवान को कहा जाता है। तो जिसमें संख्यावाचक है और विशेष अर्थ निकल रहा है तो वो चला जाएगा बहुब्रीही में, और जिसमें संख्यावाचक है और वो सामान्य अर्थ में है तो वो चला जाएगा द्विगु में। ठीक है, चलिए तो अब देखिए द्विगु और बहुब्रीही का हो गया। अब एक समास यहाँ पर देखिए द्वंद्व है। द्वंद्व माने क्या होता है? लड़ाई झगड़ा। लड़ाई झगड़ा। लड़ाई झगड़ा कब होता है? जब एक दूसरे के विपरीत होते हैं। हमको मन कर रहा है पश्चिम चलने का, अगला कह रहा है पूर्व चलो। यहाँ पर क्या होगा? लड़ाई होगा। तो द्वंद्व माने लड़ाई झगड़ा। तो जिसमें विपरीत अर्थ वाले शब्द होंगे, जिसमें विपरीत अर्थ वाले शब्द होंगे वो सभी द्वंद्व में चले जाएंगे। जैसे माता, तो माता का विपरीत क्या होता है? पिता। ठीक है, यहाँ पर हो गया अच्छा। अच्छा का विपरीत क्या होता है? बुरा। और इस प्रकार का योजक चिन्ह लगा। तो देखिए इस तरह से समास के सारे भेदों को उस नोट्स में पूरा अच्छी तरह से हमने आपको समझा दिया। इसलिए आप सभी जरूर जुड़ जाइएगा और सारे नोट्स परचेज करके यदि पढ़ लीजिएगा ना तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता है। एकदम कंफर्म रहिए आप। ठीक है, तो चलिए वनमास में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। चलिए सभी समास का हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया आपको। ठीक है, तो आप सभी समास जरूर समझ गए होंगे, और नहीं समझे होंगे तो इसका नोट्स अभी परचेज कर लीजिएगा। चेहरे पर हवाइया उड़ना का अर्थ है। चेहरे पर हवाइया उड़ना का अर्थ है घबरा जाना, तेजी से चलना, जवाब न देना, क्रोधित हो जाना। ठीक है, तो चेहरे पर हवाइया उड़ना का अर्थ क्या है? बहुत अच्छा है। देखिए ये सब मुहावरा जो है ना वो आता ही आता है। मुहावरा आप लोग सभी को देख लीजिएगा, क्योंकि मुहावरा एक न एक 2 प्रश्न आपका एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, तो चेहरे पर हवाइया उड़ना का अर्थ क्या है? घबरा जाना। ठीक है, चेहरे पर हवाइया उड़ना का अर्थ घबरा जाना। कभी कभी आप देखेंगे आदमी को देख करके ही आप पहचान लीजिएगा कि इसका चेहरा पर हवाई उड़ाल है। उसका चेहरा किसी और जैसा होता है, लेकिन उसका जिस समय हवाई उड़ता है ना, घबरा जाता है, उस समय आदमी का चेहरा बदल जाता है। ठीक है, तो आप देख के पहचान जाते हैं और को लगता है कि इसका चेहरा पर हवाई उड़ा हुआ है, मतलब कुछ न कुछ चीज़ इसके साथ घटना हुआ है जिसके कारण यह घबराया हुआ है। इसका अर्थ होता है घबरा जाना ना। तो देखिए आकलन परीक्षा तो आपको निकालना है 100%, 101%, लेकिन आप जुड़े नहीं हैं। ठीक है, तो जुड़े नहीं है तो अभी जुड़ जाइएगा, क्योंकि आकलन परीक्षा के लिए ही हम आप इतनी सारे प्रश्न को लेके आएंगे ना कि आपको खाली यहीं से तैयारी करना है। विशेष कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से पूरे चीज़ आपको कवर अप करवा देंगे हम। अंग्रेजी की लिपि है, अंग्रेजी की लिपि है देवनागरी, रोमन,
गुरुमुखी या उर्दू। देखिए विभिन्न भाषाओं की जो लिपि है ना, उसको भी आप लोग यहाँ पर याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्या कर लीजिएगा? याद कर लीजिएगा, क्योंकि लिपि नहीं याद कीजिएगा तो एक प्रश्न लिपि से रहता है, ठीक है। तो अंग्रेजी की लिपि किसकी है? तो अंग्रेजी की लिपि जो है रोमन है। तो कभी कभी आप लोग एग्जाम लेते होंगे सभी शिक्षक बंधु लोग, तो जिस दिन अंग्रेजी रहता होगा तो वहाँ पर आपको भरने के लिए बच्चों को दिया जाता है, तो बहुत लोग अंग्रेजी में देवनागरी भी भर देते हैं, लेकिन आपको क्या भरना है? रोमन, क्योंकि अंग्रेजी की लिपि क्या है? रोमन है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा रोमन। आपका भी आंसर देखिए बिल्कुल सही आता है, आप लोग भी बहुत ही अच्छे तैयारी कर लिए हैं। सिर्फ एक बार यहाँ पर सारी चीज़ों को देख लेना है, सुन लेना है, जिससे कि आप कंफर्म हो जाएं। शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? देखिए आपको हम बता दे रहे हैं, अगर संज्ञा से आपको किसी भी तरह का डाउट है, किसी भी तरह का डाउट है, तो इतने अच्छे आपको नोट्स और इतने अच्छे संज्ञा का वीडियो दिया जाएगा ना कि आप यहाँ पर एक बार देख लीजिएगा तो भविष्य में संज्ञा तो भुलाने का नाम ही भुला जाइए, ठीक है। या जो डाउट या शंका रहता है वो भी आपको यहाँ से हटने वाला है कन्फर्म। बस जरूरी है नोट्स ले लेने और उसको पढ़ने की। जैसे आप नोट्स लेकर पढ़िएगा आपको सारा डाउट दूर हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ हम आपको नोट्स ही नहीं देते हैं, आप हमारे साथ यहाँ पर फ़ोन से बात भी कर सकते हैं। यानी आपको जिसमें डाउट है आप फ़ोन लगाइए, मेरा फ़ोन नंबर, और सीधे काउंसलिंग में आ जाइए, नोट्स को लीजिए और बैठ जाइए पूछने के लिए। आपको वो भी चीज़ यहाँ पर मॉक टेस्ट आपको कराया जाएगा, पूछ के बात भी आप कर सकते हैं। सिर्फ आपको ज़रूरी है जुड़ने का। तो शिक्षक किस प्रकार का संज्ञा है? तो देखिए शिक्षक क्या है? तो शिक्षक एक जाति है। क्या है? एक जाति है, शिक्षक जाति है। तो जिसमें पूरी जाति का बोध हो रहा है, शिक्षक कहने से एक का नहीं, पूरे शिक्षक जाति का बोध हो रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। लेकिन अगर ये शिक्षक का नाम दे दिया जाए तो वो यहाँ पर हो जाएगा व्यक्तिवाचक। लेकिन शिक्षक है तो शिक्षक किस में जाएगा? जातिवाचक, क्योंकि पूरी जाति का इससे बोध हो रहा है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, अगला प्रश्न आया हुआ था, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? म, ल, त या ज्ञ? देखिए संयुक्त व्यंजन, उष्म व्यंजन, ये सब सारा आते रहता है, अल्प प्राण, महाप्राण, सारा, तो सारा चीज आपको मिलते रहेगा। तो देखिए इसमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? देखिए संयुक्त व्यंजन में कौन कौन आता है आप याद रखिएगा, छ, न, त्र, ज्ञ और स्र। ये चार गो जो है संयुक्त व्यंजन में आता है, छ, त्र, ज्ञ और स्र। तो संयुक्त व्यंजन हर बार दे देता है। इसमें कौन संयुक्त व्यंजन है? तो छ, त्र, ज्ञ और स्र। छ किससे बना है? तो क प्लस स। किससे बना है? त्र किससे बना है? तो त और प्लस र, ठीक है। तो इस तरह से देखिए जिसमें दो गो व्यंजन आपस में मिलकर बनता है तो उसको हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो छ, त्र और ज्ञ और स्र जो है ये संयुक्त व्यंजन है। तो संयुक्त व्यंजन को आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत बार परीक्षा में आया हुआ है। तो इसमें आप कौन संयुक्त व्यंजन हो जाएगा? आपको पता चल गया होगा, ज्ञ। देखिए इस व्यंजन का अगर क्लियर नहीं है तो इस व्यंजन का भी नोट्स और पीडीएफ हिंदी का बना दिया गया है, और जो जुड़े हुए थे उन सभी को दे दिया गया है। अब आप नए हैं, आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो आप भी जुड़ जाइए और बहुत जल्द सारे नोट्स को परचेज करके पढ़ लीजिए। तो दोबारा मौका आपको नहीं मिलेगा, एक बार मौका जाने के बाद फिर आप गड़वाएंगे। चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर अनाथ का विलोम शब्द है। अनाथ का विलोम शब्द है धनी, बेकार, सनाथ या निर्धन, ठीक है। देखिए ये जो विलोम शब्द है ना, विलोम शब्द तो आप लोग आकलन परीक्षा के लिए देख ही लीजिएगा, क्योंकि ग्रामर के अंतर्गत विलोम शब्द तो पक्का आने वाला है, और एक नहीं 2 से 3 आएगा, ठीक है। और अगर विलोम शब्द अभी तक जितनी सभी परीक्षाएं हुई है उसमें जितने आए हुए हैं उसको केवल विलोम शब्द को आपको देखना है, तो हमारे नोट्स को परचेज कीजिए। उसमें विलोम शब्द 50 को विलोम शब्द ऐसा दिया हुआ है जो अब तक आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं आप उसको देख लीजिए और नोट्स परचेज कर लीजिए, ठीक है। तो अनाथ का विलोम शब्द क्या होगा? सनाथ होगा। अनाथ का क्या हो जाएगा? आपका सनाथ हो जाएगा विलोम शब्द, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, गाल बजाना का अर्थ क्या है? डींग हाँकना, पिटाई करना, गाली देना या मदद न करना, ठीक है। तो देखिए गाल बजाना मतलब आप देखते होंगे बहुत बार ऐसा होता है, तो लोग क्या करते हैं कि गाल बजाते हैं, खाली बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, कुछ नहीं करते हैं। तो उसी को हम लोग देहाती भाषा में कहते हैं गाल बजाना, माने खाली डींग हाँक रहा है, मतलब करे उरेगा कुछ नहीं, गाल बजा रहा है, बोल रहा है लेकिन इसका करने कुछ नहीं है। तो गाल बजाना माने
डींग हाँकना होता है। देखिए कितने अच्छे अच्छे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। बस आपका देखिए मनोबल बढ़ा हुआ रहना चाहिए। आप अपने मनोबल को इतना अच्छा रखिएगा ना कि एग्जाम हॉल में आपको कभी लगे ही नहीं कि हमें दिक्कत है। बस एकदम मनोबल को टाइट करके रखिएगा तो आपका रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, मनोबल को गिराना नहीं है, क्योंकि सभी प्रश्न हल्के ही आएंगे, भारी नहीं आने वाले। लेकिन एक बार देखना है और एक बार नोट्स आपको जरूर खरीदना है। ठीक है, खरीदने के बाद जब आप उसका नोट्स पढ़िएगा ना तो यहाँ से आपका मनोबल 101% पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा, पॉजिटिव आप हो जाइएगा। वह वस्तु जो नाशवान हो उसे क्या कहेंगे? अलौकिक, अमर, शाश्वत या नश्वर। वह वस्तु जो नाशवान हो उसे क्या कहेंगे? देखिए ये आकलन परीक्षा में छत्तीसगढ़ में ही नहीं, ये गुजरात टीचर में भी आया है। किसमें है? गुजरात में भी आया है। तो हम आपको सारे प्रश्न उसी तरह का करवाएंगे, यहाँ पर कवर अप करवाएंगे जो हर किसी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, उसको बना बना के आपको हम देते चलेंगे। वह वस्तु जो नाशवान हो उससे क्या कहेंगे? तो उससे हम क्या कहते हैं? तो उससे नश्वर कहते हैं। जो नाशवान हो उससे नश्वर कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। अगला है ऋणात्मक का विलोम शब्द है खराब, अनात्मक, धनात्मक या मानात्मक। तो ऋणात्मक का विलोम शब्द क्या होगा? आप सभी का आंसर सही हो रहा है। ऋणात्मक का होता है धनात्मक। ऋणात्मक का क्या हो जाता है? धनात्मक होता है इसका विलोम शब्द। विलोम शब्द देखिए, अगर आपको 50 ऐसे विलोम शब्द चाहिए जो अब तक सारे राज्यों के एग्जाम में आकलन परीक्षा पूछे गए हैं, तो आपको विलोम शब्द का भी नोट्स बना हुआ तैयार है। आप यहाँ से विलोम शब्द ले सकते हैं और सारे को देख सकते हैं कि किस तरह का विलोम शब्द आया हुआ था, जिससे कि आप पॉजिटिव हो सके और अच्छे मार्क्स के लिए एकदम प्रेरित हो सके। तो आप सभी जरूर जुड़ने का प्रयास कीजिए, एग्जाम में बहुत नज़दीक है। जितना जल्द आप जुड़ते हैं और सारे नोट्स को देख लेते हैं उतना ही अच्छी आपकी तैयारी यहाँ पर होने जा रही है आप लोगों की। ठीक है, तो धनात्मक होगा। अगला क्या है? देखिए अगला प्रश्न है कन्यादान में कौन सा समास है? कन्यादान में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या बहुब्रीहि समास। कन्यादान में कौन सा समास है? देखिए कन्यादान क्या कहेंगे हम, बताइएगा। कन्या को दान जो करता है उसको हम लोग कहते हैं कन्यादान। कन्या को दान करता है, अपनी जब शादी होती है तो क्या होता है? कन्यादान होता है ना। उसमें हम क्या करते हैं? कन्या को दान करते हैं। तो देखिए जिसमें को क्या कौन सा चिन्ह है? तो ये कारक चिन्ह है। को कौन सा चिन्ह है? ये कारक चिन्ह है। तो हमने अभी इसके पहले आपको बताया था कि जिसमें कारक चिन्ह आएगा जब समास का आप विग्रह करेंगे तो वो चला जाएगा, देखिए तत्पुरुष में। किस में चला जाएगा? तत्पुरुष समास में। तो ये को बीच में है इसलिए तत्पुरुष में जाएगा। तो इसका राइट आंसर देखिए तत्पुरुष ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए समास के सारे नोट्स और पीडीएफ को आप यहाँ से देख लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा या हमसे बात कर लीजिएगा। तो आपको समास का ऑप्शन हम इस तरह बता देंगे आपको कि कभी समास से भूलइबे ना कीजिएगा। समझ गए ना? इसलिए जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और जल्दी जल्दी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा बार बार नहीं देना है, एक ही बार में इसको पास करना है। एकदम दिमाग में रख लीजिए। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है, कौन सा है बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग? ठीक है, तो आइए सबसे पहले समझते हैं उपसर्ग और प्रत्यय को। ठीक है, तो उपसर्ग जो पहले लगा उसको कहेंगे उपसर्ग। ठीक है, और प्रत्यय जो बाद में लगा उसको कहेंगे प्रत्यय। ठीक है, तो उपसर्ग और प्रत्यय यही होता है ना। अब देखिएगा इसमें उपसर्ग और पता कैसे करते हैं कि उपसर्ग कौन होगा और प्रत्यय कौन होगा। ठीक है, तो चलिए बेइंसाफी लिखा हुआ है ना, तो बेइंसाफी को हम तोड़ेंगे तो क्या होगा बताइएगा। तो एक बे होगा और एक होगा प्लस करेंगे इंसाफी। ठीक है, बे और इंसाफी यही टूटेगा ना सब। तो देखिए इसमें जो टूटा तो ये समझिए मूल शब्द था प्लस वाला। तो प्लस के जो पहले लगेगा, प्लस के जो पहले लगेगा वो उपसर्ग है, जो प्लस के पहले है उपसर्ग है, और जो प्लस के बाद है वो प्रत्यय है। तो इस तरह से आप जब उसको संधि विच्छेद कर दीजिएगा, जो उसका उपसर्ग और प्रत्यय पूछ रहा है उसका संधि विच्छेद कर लीजिए, तो प्लस चिन्ह के जो बाएं तरफ है वो आपका उपसर्ग है और जो दाएं तरफ है वो आपका प्रत्यय है। ठीक है, तो इसी तरह से उपसर्ग और प्रत्यय को चुनते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी हो जाएगा। सारे जगह उपसर्ग और प्रत्यय से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि एक बार पूछा जा रहा है तो बार बार पूछा जाता है ना। रामचरितमानस किस प्रकार की संज्ञा है? आपको बताना है कि रामचरितमानस जो है वो किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। ठीक है, तो देखिए रामचरितमानस ये क्या चीज है? एक पुस्तक का नाम है। क्या है? आपका पुस्तक का नाम है। यदि केवल पुस्तक रहता, केवल पुस्तक रहता तो ये किस में जाता? ये जातिवाचक में जाता है, क्योंकि पुस्तक से पूरी पुस्तक जाति का बोध होता। लेकिन अब ये पुस्तक का नाम दे दिया गया है जो कि आपका पर्सनली हो गया। तो जिसमें पर्सनली हो गया पुस्तक का नाम हो गया, तो ये किस में चला जाएगा? आपका व्यक्तिवाचक
संज्ञा में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा, क्योंकि पर्सनली पुस्तक का नाम दे दिया गया है। ठीक है, संज्ञा से संबंधित सारे नोट्स और पीडीएफ आपको देखना है तो आप अभी ज्वाइन कर लीजिए हिंदी। अगर देखिए केवल आप हिंदी का ही नोट्स चाहते हैं, आपको लगता है केवल हमको हिंदी ही तैयारी करना है, तो आप यहाँ से हमारे पास से 75 रुपये में परचेज कर सकते हैं ओनली फॉर हिंदी। ठीक है, लेकिन सारे सब्जेक्ट का नोट्स पीडीएफ आप अच्छी तरह से हमारे जब तक एग्जाम नहीं होती है जुड़े रहते हैं, तो आपके लिए वही जो आगे आपको बताया गया है, फर्स्ट बार बता दिया गया है कि आपको इतने रुपए देके ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, हिंदी की लिपि है देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी या उर्दू। ठीक है, 1001 बार प्रश्न आ गया है। इसको आसान प्रश्न आपको लग रहा होगा, लेकिन बहुत बार आता है, इसलिए ये भी आ सकता है। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। क्योंकि हम देखिए आपको क्या कर रहे हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ आपको जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डील कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डील करते हैं। ठीक है तो हिंदी की लिपि देवनागरी है। अगला है आपका प्रश्न, साहित्य से संबंध रखने वाला को क्या कहते हैं? बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे सज्जन हैं जो साहित्य से मतलब पुस्तक से प्रेम रखते हैं। तो साहित्य से संबंध रखने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? परकीय, नाटककार, लेखक या साहित्यक। ठीक है, तो नाटक से जो संबंध रखेगा नाटककार, जो लेखनी से संबंध रहेगा लेखक, और जो साहित्य से संबंध रखेगा उसको साहित्यक कहेंगे। क्या कहेंगे? जो साहित्य से संबंध रखेगा उसको साहित्यक के नाम से जानते हैं, यानी इसका राइट आंसर साहित्यक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए कितने अच्छे अच्छे प्रश्न आपके छत्तीसगढ़ में आए हुए थे। भगवान करे कि इससे भी अच्छा प्रश्न आपको मिले और आप देख करके ही इसका बाजा बजा दीजिए आकलन परीक्षा के, है ना। ऐसा बाजा बजा दीजिए कि आपको कभी सोच ही ना रहे। क, ग, ज और फ की ध्वनियाँ किसकी है? अंग्रेजी की है, संस्कृत की है, दक्षिण भाषाओं की है, अरबी फारसी का। ठीक है, तो क, ग, ज, फ ये सब जो है ना, फ देख रहे हैं, फ से कहाँ हो रहा है बताइए? फारसी। क, ग, ज, फ से क्या हो रहा है? फारसी। तो ये फारसी की भाषा है, अरबी फारसी। ऐसे ही पूछता है एकदम, क, ग, ज, फ ध्वनि किसकी है? बार बार आया है, बहुत बार आता है, तो फ लास्ट में रहेगा और उसको मार देना है फारसी में। तो ये फारसी की ध्वनि है। ठीक है, किसकी ध्वनि है? फारसी की ध्वनि है क, ग, ज, फ। सुगंध किस प्रकार की संज्ञा है बताइए? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। ठीक है, तो वैसी चलिए हम संज्ञा का तो नोट्स आपको बता ही दिए कि सारे नोट्स आप परचेज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से उसमें बताया गया है, उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा। अब देखिए सुगंध किस प्रकार की संज्ञा है ना, तो सुगंध जो है वो आपके किस प्रकार की संज्ञा है? तो सुगंध के लिए हम आपको बता देते हैं यहाँ पर, सुगंध जो है देखिए ये अनुभव की चीज़ है और ये आप किसी को बयान नहीं कर सकते हैं। तो वैसी चीज़ें जिसकी हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, कुछ बता नहीं सकते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक है, क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। तो सुगंध किस प्रकार की संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा है, इसमें भाव है ना। अब अगला देखिएगा, तो इस तरह से छत्तीसगढ़ आकलन के हमने प्रश्न को, आज डे 2 क्लास है उसका हमने करवा दिया। तो इसी तरह से आपको छत्तीसगढ़ में जो मैथ आए हैं वो भी हम दे रहे हैं, रीजनिंग आए हैं वो भी दे रहे हैं, आपको जो यहाँ पर हिंदी जो है उसकी भी दे रहे हैं, पर्यावरण अध्ययन, सारे चीज़ों को हम यहाँ पर कवर अप करते चलेंगे। सिर्फ और सिर्फ जरूरी है आपको हमारे साथ जुड़ने की, तो आप सभी जुड़ जाइएगा। आपका दिन शुभ हो, वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। धन्यवाद।